मॉर्निंग बच्चों गुड मॉर्निंग बच्चों। जो एक्सरसाइज 4.6 आज आपको स्टार्ट करनी है और इसमें देखिए आपको संगत और असंगत हल के बारे में आपको समझाया जाएगा। तो आप पहले उस थ्योरी को ढंग से समझ लीजिए जिसमें हमने संगत और असंगत हल को डिटेल से समझाया है। उसमें देखिए थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दे रहे हैं कि अगर किसी समीकरण निकाय के संगत हल हैं, इसका मतलब संगत हल तभी होंगे जब या तो उसके अद्वितीय हल हो या तो अनंतता अनेक हल हो। ठीक है, या तो इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, यदि किसी समीकरण दिए गए समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हैं तो इसका मतलब उसका हल संगत है। अगर उसके अनंतता अनेक हल हैं तो इसका मतलब वो संगत हल है। ठीक, और अगर कोई हल नहीं है तो असंगत है। अगर कोई हल नहीं है तो असंगत है। बस इतना आपको ध्यान देना है। तो चलिए पहला सवाल देखिए। इसमें 1 से 6 तक के समीकरण निकायों को संगत और असंगत के रूप में हमें वर्गीकरण करना है। मतलब ये ज्ञात करना है कि किसका हल संगत होगा और किसका हल असंगत होगा। तो उसके लिए आपको क्या करते हैं कि हम आपको इसमें कुछ सवाल बता रहे हैं 1 से 6 तक में, ताकि आप बाकी के सवालों को प्रैक्टिस करें और आप इनकी सहायता से, जो हम समझा रहे हैं इनकी सहायता से आप 1 से 6 तक के सभी सवालों को आप लगा सकें। ठीक है, पहला सवाल देखिए इसी क्रम में, जिसमें ये दो समीकरण दिए जा रहे हैं। पहला समीकरण है x + 2y = 2 और 2x + 3y = 3। ये दो समीकरण आपको दिए जा रहे हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिख लेंगे। ax = b के रूप में लिख लेंगे। ax = b क्या है, ये आव्यूह विधि से हल करने का एक मेथड है जिसमें आपको एक फार्मूला प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए इसमें ax = b जब प्रयोग में लिखेंगे तो सबसे पहले a का मान लिखेंगे। a का मान क्या होता है, उसके x और y के गुणांक होते हैं। देखिए ध्यान से, हम कॉलम वाइज में x के गुणांक लिखते हैं, y के गुणांक भी कॉलम वाइज लिखते हैं। तो देखिए 1 है और यहाँ x का गुणांक 2 है, तो देखिए 1 और ये 2। y के गुणांक देखिए यहाँ 2 है, ये 3 है, तो देखिए 2 है और ये 3 है। ठीक है, अब इसके बाद जो भी यहाँ पर चर प्रयोग में लाए जाते हैं वो यहाँ कॉलम वाइज लिख लेते हैं। x y कॉलम वाइज देखिए लिखा हुआ है, यानी स्तंभाव्यूह में लिखा हुआ है, बराबर b भी हमेशा b यहाँ पर बराबर में लिखे हुए कांस्टेंट मान होते हैं, अचर मान होते हैं और इनको कॉलम वाइज लिखा जाता है। यानी x के गुणांक भी कॉलम वाइज, y के गुणांक भी कॉलम वाइज, और जो x है, जो यहाँ पर चर प्रयोग में लाए गए हैं वो भी कॉलम वाइज यानी स्तंभ में, और बराबर b यानी जो अचर हैं वो भी स्तंभ में यानी कॉलम वाइज। यानी सारे मान आपको कॉलम वाइज ही यूज करने हैं, और जिसमें जो x y z जितने भी होंगे उनके गुणांक कैपिटल A में लिखे जाते हैं और बाकी मान अलग से ऐसे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, कैपिटल A का मान हमने निकाल लिया। ये कैपिटल A का मान था, ax = b में ये कैपिटल A का मान है। ठीक है, और कैपिटल A के मान से ये एक आव्यूह है, इसका हम पहले सारणिक मान निकालेंगे। सारणिक मान निकालने के लिए देखिए 3 × 1 - 2 × 2, तो ये 3 - 4 -1 आ गया। -1 का मतलब है कि इसका मान 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। और जब किसी दिए गए आव्यूह का सारणिक मान 0 के बराबर नहीं होता है तो उस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। ध्यान दीजिए, जो हमने बताया ये लाइन आपको नहीं भूलनी चाहिए। क्या बताया है कि यदि किसी दिए गए आव्यूह का सारणिक मान 0 के बराबर नहीं होता है तो फिर उस दिए गए समीकरण निकाय का हल कैसा होता है, अद्वितीय। ठीक है, और अगर अद्वितीय तो हमने आपको बताया है कैसा हल होगा, संगत होगा। अद्वितीय तब भी संगत होगा और जब अनेक हल होंगे तब भी संगत होगा। ठीक है, तो यानी इसका आंसर क्या लिखेंगे, संगत हल आएगा। अब चलिए अगले सवाल को ऐसे समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5वें सवाल में ध्यान दीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि ये आपके सामने देखिए 3 समीकरण दिए जा रहे हैं। पहला समीकरण है 3x - y - 2z = 2। दूसरा समीकरण है 2y - z = -1। तीसरा समीकरण है 3x - 5y = 3। और इन तीनों समीकरणों को सबसे पहले हम ax = b के रूप में लिखेंगे। तो जब हम a का मान लिखते हैं तो a का मान लिखने के लिए ध्यान दीजिए, आपको x y और अगर z है तो z के भी गुणांकों को
कॉलम वाइज लिखना होता है। तो देखिए सबसे पहले कॉलम में हम यक्स के गुणांकों को लिखते हैं। तो देखिए पहले समीकरण में यक्स का गुणांक 3 है, ये 3 लिख दिया। दूसरे समीकरण में यक्स का गुणांक नहीं है, यक्स का मान नहीं है, तो 0 माना जाएगा। तीसरे समीकरण में यक्स का गुणांक 3 है, तो 3 लिख दिया, तो कॉलम वाइज लिख दिया। अब y के गुणांक लिखेंगे दूसरे कॉलम में, ये सब a के अंदर ही लिखा जाएगा। तो y का गुणांक पहले समीकरण में -1 है, ये -1 लिखा है। दूसरे समीकरण में y का गुणांक 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। तीसरे समीकरण में y का गुणांक -5 है, तो हमने देखिए -5 लिख दिया। ठीक, अब z के गुणांक लिखे जाएंगे, उसको अगले कॉलम में लिखा जाएगा। तो अगले कॉलम में देखिए पहले समीकरण में z का गुणांक -2 है, तो -2 लिख देंगे। फिर दूसरे समीकरण में z का गुणांक -1 है, तो -1 लिख देंगे। फिर तीसरे समीकरण में z का कोई पद नहीं है, यानी उसका मान 0 लिख देंगे। ठीक है, अब ये तो पूरा a का मान बन गया। अब कैपिटल X का मान लिखना है, तो कैपिटल X में जो उन दिए गए समीकरणों में जो भी चर प्रयोग में लाए जाते हैं उनको कॉलम वाइज लिख देते हैं। तो यहाँ पर x, y, z 3 मान जो हैं, 3 मान प्रयोग में लाए गए हैं, तो इन तीनों को कॉलम वाइज में लिख देंगे। बराबर b में जो बराबर में जो अचर पद लिखे जाते हैं, जो अचर संख्याएं लिखी जाती हैं, इनको क्रम वाइज स्तंभावयव यानी कॉलम वाइज लिख देंगे। यानी 2 -1 3, 2 -1 3। तो ये तो ax बराबर b में लिखने का आपको तरीका बताया है। अब जब ax बराबर b में लिख लेंगे तो हम इससे हम a का मान निकाल लेंगे। ये जो a बराबर है इसको हम अलग से नोट कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से, हमने यहाँ उसी a को हमने नोट कर लिया, और अब हमें वही संगत और असंगत हल ज्ञात करना है। तो संगत असंगत हल निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है कि हम a का सारणिक मान निकालते हैं। a का सारणिक मान, तो आपको 3/3 ऑर्डर में किसी दिए गए अवयव का सारणिक मान कैसे निकालते हैं, ये आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में देख लीजिए कि जैसे हम पहले रो के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे, तो इसमें पहले 3 लिखेंगे और इसके हम क्या करेंगे, इसके हम रो कॉलम को हटा देंगे। तो देखिए जो एलिमेंट लिखेंगे उससे उप सारणिक बना लेंगे। फिर दूसरा क्या होगा, 3 के बाद -1 लिखेंगे, इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस फिर इसका प्लस। ठीक है, फिर अभी जब इस -1 को लिखेंगे तो हम -1 से संबंधित रो कॉलम को हटा देंगे और फिर जो एलिमेंट आपको दिख रहा है उससे उप सारणिक बना लेंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर अगला एलिमेंट है प्लस के साथ अगला एलिमेंट लेना है -2। अब -2 से क्या करेंगे, रो कॉलम हटा देंगे। अब देखिए आपको जो सारणिक यहाँ पर जो उप सारणिक यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है, उसको यहाँ नोट कर लेंगे और फिर इसको हल कर लेंगे। हल करने से आपका यहाँ मिल जाएगा कि a का सारणिक मान क्या आ रहा है। तो a का सारणिक मान यहाँ 0 के बराबर आ रहा है। तो देखिए अभी पिछले सवाल में आपको बताया गया है अगर a का सारणिक मान 0 के बराबर नहीं है तो उसका अद्वितीय हल होता है, और अगर 0 के बराबर है तो कौन सा हल होगा, इसको निकालने के लिए आपको पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। क्यों, आपको हम बता दें कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो उसका जो हल होता है वो अद्वितीय होता है। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन यू हैव टू फाइंड, मतलब हमें इसका मान निकालना होगा क्या, कि एडजॉइंट a इंटू बी का मान 0 के बराबर है कि नहीं, या एडजॉइंट a इंटू बी 0 के बराबर नहीं है, क्या है। क्योंकि अगर बराबर 0 होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा कि यहाँ पर, ठीक है ना, इसके अनेक हल होंगे और इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये आपको फिलहाल क्या करना है, ये आपको अभी हम बताएंगे आगे। तो अब पहले आप एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सहगुणनखंड निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी अवयव a बराबर दिया जा रहा है इन सभी अवयवों के सहगुणनखंड निकाल लेंगे। सहगुणनखंड निकालने हम आपको बता चुके हैं, इसलिए यहाँ हम आपको नहीं बता रहे हैं, बस यहीं पर आपको केवल मान को दिखा रहे हैं कि ये मान आप देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप इसको निकाल के सीख लीजिए ये मान आपके निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले आप सहगुणनखंड निकालेंगे। सहगुणनखंड निकालने के बाद आप क्या करेंगे, सहगुणनखंड निकालने के बाद आपका काम ये होगा कि आप सबसे पहला वर्ग
आप सगुणनखंडों से प्राप्त आव्यूह लिखेंगे, जिससे आप एडजॉइंट ए का मान निकाल लेंगे। एडजॉइंट ए का जब मान आ जाएगा तो फिर आपको करना है एडजॉइंट ए इंटू बी का मान। एडजॉइंट ए इंटू बी का मान निकालने के लिए एडजॉइंट ए का मान लिखेंगे, फिर बी का मान लिखेंगे और फिर उनका गुणा कर देंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो देखिए जैसे ये आव्यूह मिल गया हमें। तो अगर एडजॉइंट ए इंटू बी का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब देखिए नीचे समझाया है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए ऑफ ए हमें 0 मिल रहा था, एडजॉइंट ए इंटू बी हमने ज्ञात किया जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए दिए गए समीकरण के निकाय का कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो इसी को हम बोलते हैं असंगत हल होगा। अगर ये मान 0 के बराबर आ जाता तो इसके अनेक हल होते, और अनेक हल होते तो संगत हो जाता। और चूंकि यहाँ 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, और ये हल कैसा होगा, असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत होगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है भाई। आपको इस सवाल की यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करनी है। हमने आपको 5 सवाल बताया, तो यानी आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के सवालों के ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, और इसमें आप उम्मीद है अच्छे से इन सवालों को लगाएंगे और सीखेंगे। बाकी आपको अगले वीडियो में समझाया जाएगा। धन्यवाद।